जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 19 जून 2018 को हुई थी, उसकी द्वितीय पाली का ये पेपर। तो साथियों, आपको पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज बहुत अधिक रहता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप 2018 के सभी क्वेश्चन पेपर यहां से देख सकें और अपने सही क्वेश्चन कर सकें। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार है उनका नाम क्या है? तो कौन? दशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, दशवंत सिंह। दशवंत सिंह के जो चित्र हैं वह रज्मनामा में दर्शाए गए हैं। किसमें? रज्मनामा नामक जो एक पुस्तक है इसमें इनके चित्रों को दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। फैजाबाद की कौन प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, जो टप्पा शैली है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास किसके? मुस्तरी बाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई का संबंध किससे है? तो इनका किसे? ठुमरी गायकी, ठुमरी गायकी से इनका संबंध है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुस्तरी बाई का संबंध किससे है तो आप बताएंगे किससे? ठुमरी, जो ठुमरी गायकी होते हैं उनसे इनका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा? आल्हा। आप जानते हैं जो अपना बुंदेलखंड एरिया है उसमें आल्हा को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आल्हा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आल्हा को हमेशा किसमें? वीर रस, वीर रस में आल्हा को लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट की करनाई नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो वह कौन सी नदी है? वह है शारदा नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शारदा नदी। और ये नदी अगर आपसे ये पूछा जाए कि घाघरा नदी कब बनती है तो कहाँ ये बनती? कहाँ? बहराइच, यूपी के बहराइच नामक जिले में ये शारदा नदी का निर्माण करती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? इनमें से किस खनिज को पीला केक के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? किसे? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, यूरेनियम को जाना जाता है। अगर यूरेनियम का आपसे पूछा है क्या रासायनिक सूत्र तो क्या? यू। इसे यू से नोट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 2018 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया? तो किन्हें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफा खान। गुलाम मुस्तफा खान को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? ये 2018 का प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर हमें उसी के अनुसार देना है। जो हमारा एनटीए है उस समय एनटीए के महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? विनीत जोशी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आएगा, विनीत जोशी को एनटीए का महानिदेशक चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? G20 की बैठक में, G20 की बैठक 2018 में कहां हुई? G20 की बैठक है 2018 में कहां आयोजित की गई थी? तो कहां? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स में आयोजित की गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसकी राजधानी है तो किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक एवं भौतिकी विज्ञान के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है।
पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। तो किसने? राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वो भी कब? 1825 में इसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? पहले किस देश का नाम सीलोन था? तो आपको पता है पहले श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ऐसी कौन सी नहर खोदी गई थी 1869 में जिससे भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? इतना बड़ा अंतर पड़ गया है। तो किस नहर से? सुएज नहर। किस? सुएज नहर से। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, तो किसे? लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? 2018 में गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो कौन आए थे? आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंग सान सू की। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये म्यांमार के। कहाँ? म्यांमार के हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने खादी के उत्पादों की बिक्री के लिए यूपी सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? अमेजन इंडिया। किसने? अमेजन इंडिया ने इनके साथ हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, बताइए कौन है? तो कौन? विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई जी थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में गेंद के छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? अच्छा, वो वाला केस है जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, उसमें गेंद से छेड़छाड़ में कौन से व्यक्ति का नाम नहीं है? देखो, डेविड वार्नर थे, स्टीव स्मिथ थे, कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट भी थे, लेकिन टिम पेन जी का नाम उसमें नहीं था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, निम्न में से भारत की वागान फसल नहीं है। इनमें से भारत की वागान फसल कौन सी नहीं है? देखो, कॉफी है, चाय वागानी फसल है, काजू वागानी फसल है, लेकिन मोटे अनाज ये वागानी फसल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, तुर दाल को किस नाम से जाना जाता है? जो तुर दाल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किसे? अरहर के नाम से। अरहर के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप डेली यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सको। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद किसी भी अन्य चैनल से PYQ क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, किसके प्रयोग से हवा और बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों? एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, एनीमोमीटर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22,
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? आपको पता है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मतलब एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनएसई की स्थापना कब हुई थी बताओ? एनएसई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसके रूप में राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? किसके उपलक्ष्य में? किसके उपलक्ष्य में? मोटे अनाज। मोटे अनाज के लिए 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, एक रंग बिरंगा, इनमें से कौन सा मेला एक रंग बिरंगा और मुक्त मुद्र कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष यूपी के मेरठ में होली के दिन, मतलब होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है? ऐसा कौन सा मेला है बताइए आप लोग? कौन सा? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है, हमें ये भी पता हो गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की सूची प्रदान करती है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की सूची प्रदान करती है? तो कौन सी? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि किसी भी राज्य का राज्यपाल करता है। क्यों? राज्यपाल करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके पास कम से कम एक मतलब बैंक का खाता है। ऐसा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, उस वाहिनी का नाम चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। ऐसी कौन सी मतलब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है? तो कौन सी है? यूरेथरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेथरा। या हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये प्रत्येक साल किस मनाया जाता है? कब? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसे? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी का कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको पता है जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है? साथियों, ये क्वेश्चन मैंने जितनी बार पढ़ाया है हर पेपर में आया है अभी तक, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। तो कहां? महोबा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? यूपी का क्षेत्रफल है पूरे देश के क्षेत्रफल के कितने हिस्से के बराबर है? तो कितने हिस्से बराबर है? 7.33। और कितना है? 240,928। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जब 6ठी शताब्दी चली थी उस समय मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सूरसेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
सूरसेन के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो किसकी? मदनाष्टक रहीम जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो 1887 में हिंदुस्तान जो पत्रिका है इसके संपादन किसने किया था? तो किसने? मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? यूपी सरकार ने किस वर्ष सभी कार्यालय हो चाहे कुछ भी हो वहां पर हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था? तो कब? 1968 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। हिंदी में हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो क्या? हत्या। हत्या एक अनेकार्थी शब्द है ही नहीं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, जिनका संबंध आध्यात्म से उसके लिए में एक शब्द चुनना है। मतलब जिसका संबंध आध्यात्म से उसके लिए में एक शब्द बताना है। तो उसका अर्थ होता है क्या? आध्यात्मिक। क्या? आध्यात्मिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इनमें से कौन सा जोड़ा मतलब भिन्न रूप से है? तो देखो साथियों, अनुचर नौकर ठीक है, आदि अनंत ठीक है, अभिनय नाटक ठीक है, लेकिन अवधि और अवधि नहीं है। क्या? अवधि और अवधि नहीं है, क्योंकि इस अवधि का मतलब है समय, इसका मतलब है क्या? भाषा। भाषा या किसी देश की मतलब भाषा कुछ भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसके लिए मैं रेखांकित शब्द में बताना है कि प्रतिदिन क्या है। प्रतिदिन उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर कारक है? तो प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन एक अव्यय है। क्या? अव्यय है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो मिलाप शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बताओ, मिलाप में क्या? आप। मिल प्लस आप क्या हो जाएगा? मिल प्लस आप, ये हमारा हो जाएगा। तो आप प्रत्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात, तो क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। क्या होगा? प्रत्याघात। कहां लिखा है प्रत्याघात? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाऔषध शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। तो क्या जाएगा? महाधन औषध। महा प्लस औषध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो महाऔषध कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। अगर ये पूछा जाए कि इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है तो इसमें वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि इसमें है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। हमें इसमें से एक तद्भव शब्द बताना है। पाषाण तत्सम शब्द है, कंगन तत्सम शब्द है, पक्ष तत्सम शब्द है, लेकिन प्यास प्यास तत्सम शब्द नहीं है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पिपासा। प्यास का तत्सम हो जाएगा पिपासा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यही रहूंगा, क्या ये सही है? ठीक है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। सज्जन यहाँ लोग ना होता तो ये सही हो जाता। सज्जन भला ही सोचते हैं, ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, मुझे आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होता, इसमें क्या है? मन नहीं, सॉरी मन नहीं होती लिखा है। तो क्या मन नहीं होती यही है, यहाँ पे होता क्या? होता। तो हमारा सही हो जाता, मन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, वाच्य के कितने प्रकार हैं? ये वाच्य है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य।
वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जब हम किसी वाक्य को मतलब समाप्त करते हैं तो हम कहाँ वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता हैं, यह लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका अर्थ हमें बताना है। तो क्या? बहुत कठिनाई झेलकर। माता पिता हम लोगों को बहुत कठिनाई झेलकर पढ़ा रहे हैं। तो साथियों हमारा भी ये दायित्व है कि हम लोग उन्हें यूपी पुलिस की वर्दी में सैल्यूट करें। एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पापा मम्मी के सामने वर्दी पहनकर उन्हें सैल्यूट करेंगे। आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है, पापा मम्मी के सामने हमें उन्हें यूपी पुलिस की वर्दी में सैल्यूट करना है, वो भी बहुत तगड़ा, ताकि जो पड़ोसी हैं वो जलते जलते मर जाएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52 हमारा क्या हो जाएगा? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। मतलब कोई एक बहुत ही विशिष्ट और गुणवान व्यक्ति है और कोई एक बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है, उसकी तुलना आप कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53। जहां एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति हो, जहां किसी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। जो मासिक समछंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जो ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो कौन सा है? चौपाई ही एकमात्र ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है, क्योंकि आजीवन को हम 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, शोक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? आपको पता है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्णमाला। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। हमें इसमें से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानकर उसका अर्थ बताना है। तो क्या जाएगा? अश्वनी। अश्वनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो, बेटी बेटियां ठीक है, श्रोता श्रोतागण ठीक है, बधु बधुएं ये भी ठीक है, लेकिन डिबिया और डिबिये ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। हमें इनमें से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। राम खाना खाता है, संबंध वाला नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता, कुत्ते का संबंध किससे? राधा से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इनमें से कौन सा एक विशेषण है, ये हमें बताना है। तो देखिए, उपासना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, आश्वासन नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62। जागना मूल क्रिया रूप का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा? तो क्या? जगाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्ण वर्तमान काल का उल्लेख किया गया है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। यस, यही है वर्तमान। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए साथियों, खग है, अंडज है, नभचर है, लेकिन पंकज नहीं है।
पंकज कमल का पर्यायवाची है। इसका पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, हमें अनाथ का विलोम बताना है। तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? सनाथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सनाथ। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67 से 71 तक जो है ना हमें बताने हैं ये गद्यांश पढ़कर। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? अरे जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? जो जनगण मन है ये किसके द्वारा लिखित है? तो किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो सभी पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? नाइटहुड की उपाधि है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्यों लौटाया गया? तो किसके विरुद्ध लौटाया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसके लिए? गीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा गीतांजलि के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहां हुआ था? आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71, इनके पिता किस समाज के नेता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिता हैं इनका संबंध किस समाज से था? तो किससे था? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्म समाज। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इस उपन्यास के रचना किसने की? देवदास उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? तो कौन? सचिन चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी है, इसकी रचना किसने की है? तो किसने? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की इसकी रचना की है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि सर आज का वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अंतिम बार बोल रहा हूं साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए कि आपको हिंदी कौन पढ़ाएगा। आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। आपको हिंदी पढ़ाएंगे कौन? कृष्णा मैम। कृष्णा मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।